देखो ध्यान से, किसी भी क्लास में आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो ये क्लासरूम प्रैक्टिस होती है। घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से करते हैं, और ये जो क्लासरूम प्रैक्टिस मेरे साथ होगी ये एक्चुअली आपको एक इम्प्रूवमेंट शो करेगी। प्लस मेरे लिए अब ये जज कर पाना क्लास में इजी होगा कि कौन कौन बच्चा कितना ग्रैस्प कर पा रहा है। ठीक है, सिलेबस की चिंता मैंने बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जितना हो गया है उससे इतने अच्छे से करके दिखाओ कि यू ट्राई टू बी द बेस्ट इन दैट। सो जस्ट लुक एट इट। जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन द बॉल गोज अपवर्ड आप उसकी स्पीड 20 रखते, 30 रखते, 40 रखते। भाई जब ऊपर जाएगी तो आखिरी एक सेकंड तो आएगा ना उसका, जहां पे जाके वेलोसिटी जीरो होनी है, उससे पहले का 1 सेकंड जो अपवर्ड जर्नी का था इट विल सेम एज फर्स्ट 1 सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। ओके, let me solve for that. So s is equal to ut plus half ad square, using s is equal to ut plus half of a t square. So that simply comes out to be 5. It is 5 meter. तो कोई पूछ सकता है सर तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉल को 20 मीटर से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका या 30 से या 40 से? नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरी एक सेकंड सबका 5 मीटर का होगा। और बिल्कुल एग्जैक्ट जाऊं, अगर मैंने जी की वैल्यू को 9.8 कंसिडर कर लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इट विल बिकम 4.9 मीटर। तो दैट सिंपल इट इज। इतनी सी बात आपको समझ में है? यस अगम? सर वो मतलब हमें 1 सेकंड में निकालना था ना कि वो डिस्टेंस कितना कवर करता है। 1 सेकंड अपवर्ड जर्नी का। यस सर, तो एक चीज पूछनी थी। बोलो। जब वो 20 मीटर सेकंड से भेजा था, मतलब इसका मतलब वो 20 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है। नहीं मेरे भाई, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें डिस्टेंस कवर्ड चेंज होता रहता है 1:3:5 के रेशो में, और यहाँ पे डिक्रीज करेगा। जो आपकी क्वेरी में वो पूरी तरीके से टेक केयर करता हूँ, आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। देखिए सभी ध्यान से, ये तो था जो इसका सॉल्यूशन मैं अल्टीमेटली आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी आपको बताता हूँ कि कोई बच्चा क्या सोच सकता था। जैसे कि अर्नब ने सॉल्व किया, टाइम ऑफ एसेंट निकाल सकता था। टाइम ऑफ एसेंट तो आप जानते हैं, इट इज यू बाय जी। आप यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा हुआ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एट टॉपमोस्ट पॉइंट v बिकम जीरो, सो दैट इज इक्वल टू u कितना है? इट इज 20। लेट मी कंसीडर अपवर्ड टू बी पॉजिटिव। So in that case, initial velocity is positive, but a is negative. इसको 10 लिख देता हूँ, -10 t। तो यहाँ से देखो t कितना आ जाता है? 20/10, दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो मैंने इनको लर्न करवा रखा है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इट सिंपली बिकम्स इक्वल टू u by g। ये u by g के इक्वल आ जाता है। दैट्स सी आपने लिखा। तो अपवर्ड जर्नी का टोटल टाइम कितना आ गया? 2 सेकंड्स। इसने पूछा कि लास्ट 1 सेकंड। तो भाई कोई क्या करेगा? तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है इस तरीके से कि आप टोटल 2 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, उसमें से फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। आप देख पा रहे हो, अगर मैंने क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने की सोची तो वो बहुत लंबा हो गया, और अगर क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की सोची तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा हो गया। That's why these are very small things which you need to understand. When you throw an object upward with whatever velocity, there is just one condition कि वो वेलोसिटी इतनी तो होनी चाहिए कि वो 1 सेकंड ट्रेवल करे। अगर 1 सेकंड ट्रेवल ही नहीं कर रहा तो फिर क्वेश्चन वैलिड नहीं है। आई बात समझे? अदरवाइज यस हर एक सर। ऑब्जेक्ट जिसको आप ऊपर फेंकते हैं वो अपने आखिरी एक सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करता है। तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखना चाहूंगा, आप भी समझे। एवरी ऑब्जेक्ट covers same distance during last 1 second of upward motion। ठीक है, इसको कहते हैं कंडीशंस अप्लाई। इसमें भी कंडीशंस अप्लाई है। कौन सी कंडीशन? कि भाई एटलीस्ट 1 सेकंड तो ट्रेवल किया ऊपर की तरफ, उससे कम के लिए तो वैलिड नहीं होगा। तो ये सीखने वाली चीज थी। और मैं तो कहता हूँ इसका आंसर भी याद कर लो यार, कितना आ गया? 4.9 मीटर या 5 मीटर, सीधा सीधा। Got that? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकता हूँ आपको। ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, तो आई एक्सपेक्ट अ क्विक रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन। आज मैंने ऐसे 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए हैं आपको। इट इज an object dropped from certain height covers
covers a distance in last second equal to that covered during first 3 seconds, covered during first 3 seconds। हमने क्लास में किया हुआ था, छोड़ो उसको, दिमाग से निकाल दो, कॉन्सेप्ट तो आपको आता है ना। दैट्स व्हाई आई एक्सपेक्ट कि आप फटाफट इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 seconds when the object was dropped from certain height। Calculate the height, calculate total height। करें शाबाश क्वेश्चन। See, now this becomes the solution for this question that is clear on your screens। देखिए ध्यान से, ये नीचे गिरता है, आखिरी 1 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करता है जो पहले 3 सेकंड में किया था। तो मेरा काम क्या बनता है, सबसे पहले मुझे फाइंड करना चाहिए फर्स्ट 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। So this is what I have done here। Just see carefully। Distance covered in first 3 seconds, s is equal to ut plus half at square। u becomes 0, so h is equal to half gt square। half of 10 into टाइम कितना 3 seconds, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, तो 9 5s are 45, h comes out to be 45। got that? Now we have to talk about the last 1 second। so if the total time taken be t, then I can use Sn is equal to u plus a by 2 to n minus 1, right? तो ये कितना बन जाएगा, it becomes 45 is equal to u तो 0 था, तो a by 2 that is 10 by 2 5 आ गया into 2t minus 1। that simply gives you 2t minus 1 is equal to 9, 2t is equal to 10, t is equal to 5 seconds। so we just come to know that the total time taken comes out to be 5 seconds। now to find the total height, I saw the height covered in total 5 seconds। s is equal to half at square, half 10 into 5 square। that simply gives me 5 cube, that is 125 meter। so बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों ने इसे सॉल्व किया, इट्स गुड टू सी। ठीक है, आई होप अब तो ऐसा क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए आपको इसके। ओके गुड, आप देख रहे हो एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप का क्वेश्चन कितना करना पड़ता है पूरा कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो आप सोचो कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से ले लेता हूँ, कई सारे क्वेश्चन हो गए बाहर से। देखिए ध्यान से, जिसकी क्लास हो बेशक से लीव कर देना, कोई बात नहीं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बाद में कर लेना। इसमें मैंने आपको एडिशनल एक्सरसाइज का 23rd, 24th क्वेश्चन, 25th भी करवा दिया था। 26th क्वेश्चन हमें करना था, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन 26 3.26, which is a very very important question। in what sense? in the sense कि ये क्वेश्चन ग्राफ को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपसे एक सिचुएशन डिस्कस करता हूँ, क्या सिचुएशन है जिसके ऊपर ये बनाया गया है। सिचुएशन माय डियर ये है कि आप छत पे खड़े हैं, घर की छत पे, और वहां से आप 2 स्टोन्स थ्रो करते हैं। ठीक है, एक स्टोन को 15 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है और दूसरे को 30 से, और दोनों को ऊपर की तरफ फेंका है। तो ऑब्वियसली जिसकी स्पीड 15 थी इनिशियल स्पीड, वो कम ऊपर तक जाकर वापस नीचे आ जाएगा, उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा। और जिसे 30 से फेंका वो कंपैरेटिवली ज्यादा हाइट तक जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपसे पूछने के लिए। मुझे बताइए जरा, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन इन एयर, 2 ऑब्जेक्ट्स को मैं हवा में ऊपर फेंक देता हूँ, what is their acceleration with respect to each other? Raise hand to answer this question। what's the relative acceleration when 2 objects have been thrown in air along vertically upward direction? Come on, tell me। बताओ शाबाश, कोई तो हिम्मत करो, अगम बताओ शाबाश। हैंड रेज है आपका, नहीं? चलो मैं आपको ना कुछ बताता रहूंगा, उसके बाद जिसको लगे कि वो आंसर कर सकता है इन बिटवीन करना। आप किसी भी चीज को इन एयर थ्रो कर दो, मतलब ऊपर की तरफ थ्रो कर दो,
उसको फोर्स तो सिर्फ अर्थ वाले ही कंसिडर करते हैं ना, जब तक कि एयर फ्रिक्शन ना मेंशन हो, तो अभी हम कोई एयर फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं. So without air friction, it's only the Earth's gravitational force that's acting on it. Earth's gravitational force की वजह से. हाँ अर्नव बताओ. सर एक्सेलरेशन सेम होगी दोनों की? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 सर. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट. अगर क्लास में तो मैं क्लैप करवाता आपके लिए. बाकी लोग भी ध्यान से सुनो. जिन ऑब्जेक्ट्स को आप इन एयर थ्रो करोगे यार, उन सभी का एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड आने वाला है ना यार. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ गया. ठीक है, कितना? इसका भी जी और इसका भी जी, दोनों का सेम आ गया. तो रिलेटिव फाइंड करना है सेम डायरेक्शन में, तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे ना. तो अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर क्या आता है? 0. सो दे डोंट हैव एनी रिलेटिव एक्सेलरेशन. तो सिचुएशन में लिखता हूं व्हेन ऑब्जेक्ट्स, ये आप साथ साथ लिखेंगे, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना. व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन to move under gravity, they all have same acceleration. And hence relative acceleration becomes 0. As Arnav told us, relative acceleration becomes 0. किसी भी एक का दूसरे के रिलेटिव 0 एक्सेलरेशन आ गया. अब जरा मुझे सोच के बताइए, जिस मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है वो मोशन क्या कहलाता है? What do we call that motion? Come on, tell me. हाँ अर्नव. सर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन. बिल्कुल सही. फिर से एक चीज पूछ रहा हूँ, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो ऑब्जेक्ट का पाथ फॉलोड कैसा हो सकता है? पाथ फॉलोड स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व भी हो सकता है? यूनिफॉर्म मोशन में व्हाट इज द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड? कम ऑन टेल. यस अगम. सर मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए. हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही होगा. आप सोचो, अगर एक ऑब्जेक्ट ने किसी एक डायरेक्शन में चलना शुरू किया, वेलोसिटी आ गई ना, तो माय डियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना है तो एक्सेलरेशन चाहिए ना. बिना एक्सेलरेशन के, बिना फोर्स के किसी चीज के डायरेक्शन चेंज नहीं होती. तो ये कॉन्सेप्ट्स है फिजिक्स के जो मैं आपको यहाँ साथ साथ समझा रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, इन्हें आप अच्छे से समझ के चलिए. तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बिकम 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ they have uniform motion with respect to each other. They have uniform motion with respect to each other. अब अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. दैट इज पाथ कवर्ड with respect to each other is a straight line. ये है पूरा कॉन्सेप्ट. अब इसको मैं थोड़ा सा मजाकिया फॉर्म में समझाता हूँ. क्या समझाता हूँ? देखिए, अगर आपको मैं बहुत सारे कंचे दे दूं, कंचे समझते हो ना, ग्लास बॉल्स. कुछ लोग होते हैं जो कंचे खेलना बुरा मानते हैं, बट लॉकडाउन में आप घर में कंचे खेल सकते हो. तो जो कंचे हैं, सपोज करो उन सब कंचों की आईज है, सेंसेस है, आईज है, वो देख सकते हो. और आप उन सारे कंचों को अपने फीस में पकड़ के, दोनों मुट्ठियों में पकड़ के और ऐसे करके ऊपर उछाल देते. यू थ्रो देम अपवर्ड. ठीक है. अब वो कंचे जब अपने ऊपर उछाल दिए तो एक साथ क्या कर रहे हैं? दे आर हैविंग मोशन अंडर ग्रेविटी. जस्ट थिंक एंड टेल, हर एक कंचे को दूसरे कंचे का पाथ कैसा दिखाई देगा? क्या एक कंचे के रिस्पेक्ट में दूसरा कंचा कर्व पाथ फॉलो कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल. बताएं शाबाश. बोलो बोलो. जब उन कंचों को आपने एक साथ फेंक दिया, एक साथ फेंकने का मतलब समझो, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो ऐसा तो नहीं ना कि बॉल फेंकने के बाद सिर्फ सीधी जाती है. आप बॉल को ऐसे करके टेढ़ा फेंकोगे तो ऐसे जाएगी, पैराबोलिक पाथ में जाएगी. तो कुछ कंचे सीधे जा रहे हैं ऊपर की तरफ ग्राउंड से देखने पर, कुछ कंचे जो है ना किसी एंगल पे चले गए हैं, वो एक कर्व पाथ फॉलो कर रहे हैं ग्राउंड से देखने पर.
पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा या कर्व भी हो सकता है। कम ऑन, गिव योर आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस अगम? सर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए कि एक ही स्पीड से छोड़ दो ना लोग सारे। ओके अगम, मैं आपसे फिर डिस्कशन करता हूँ। आपने जो वर्ड्स बोले उनको समझते हैं जरा, ठीक है? आपने कहा सर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए क्योंकि उनको एक ही स्पीड से छोड़ा। पहली बात तो मैंने ये कहा ही नहीं कि मैंने सेम स्पीड से छोड़ा। स्पीड अलग अलग हो सकती है, स्पीड मैं अलग अलग कर देता हूँ। मैंने जब कंचों को फेंका तो किसी पे मेरी फिंगर ने ज्यादा फोर्स लगा दी, किसी पे कम लगा दी। कोई कंचा कम स्पीड से गया, कोई कंचा ज्यादा स्पीड से गया। लेकिन एक और बात बोली है मैंने, कोई वर्टिकली अपवर्ड गया है, कोई किसी एंगल पे गया है। ये भी साथ साथ समझ के चले, ऐसे एंगल पे गया है या वर्टिकल गया है, ठीक है ना? तो सोच के बताइए, सोच के बताइए। और ये भी समझो कि सिर्फ जो वेलोसिटी या स्पीड होती है वो पाथ को डिसाइड नहीं करती है। अभी ये मैंने सिचुएशन लिख के और जो सारा डिस्कशन आपसे किया उसमें पाथ डिसाइड करने के लिए मैंने किस चीज की हेल्प ली? यू कैन सी किस किस पैरामीटर को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन ना हो तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, आपने बताया, इसीलिए मैंने लिख दिया दे ऑल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिकॉज उन सबके रिलेटिव एक्सेलरेशन कितने हो गए? 0 हो गए। तो यहाँ पे भी तो माय डियर आपको एक्सेलरेशन की टर्म्स में सोचना चाहिए था ना। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे फिजिक्स के। क्या सभी लोग सुन समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, काइंडली लिसन टू मी केयरफुली। When I show all those कंचास with the eyes in, जो इतना सारा एनिमेशन हो गया, in air, in space, तो वो सब जब एक दूसरे को देखेंगे तो उनके पास 100% स्ट्रेट लाइन होंगे। किसी का स्ट्रेट लाइन वर्टिकल हो सकता है, किसी का किसी एंगल पे हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि उनका एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं है तो पाथ स्ट्रेट लाइन है। इतनी सी बात दिमाग में डाल के, और ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो फिर सुनो ध्यान से, मेरे साथ पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। When objects are thrown to move under gravity, they all have same acceleration and hence relative acceleration becomes 0. They have uniform motion with respect to each other because relative acceleration is 0. That is the path covered with respect to each other is a straight line. जब ये पढ़ लिया हमने, फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कंचों को फेंका तो क्या होगा? क्या होगा भाई? रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, इसलिए पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अगर अभी भी किसी को ये चीज समझ नहीं है तो यू कैन रेज हैंड, यू कैन रेज हैंड अगर आपको ये समझ नहीं आया तो। आ गया? ठीक है, ठीक है। तो समझ के चले, इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। तो टाइम हो गया है, मैं कुछ बच्चे चले गए हैं जिनकी क्लासेस थी, तो मैं आप लोगों को फिर से एक होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने ये बोला था पहले भी आपको कि एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। देखो मेरे कुछ बच्चों के पेरेंट्स से बात होती है तो ना, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेज नहीं कर रहे हैं। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि नहीं सर वी कैन सी कि हमारा बच्चा जो है ना बिकॉज ऑफ ऑनलाइन टीचिंग और ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि उसका कुछ छूट ना जाए। आपकी तरफ से वो एफर्ट दिखना चाहिए यार, पेरेंट्स को भी और मुझे भी, कि एक तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऊपर से कम पढ़ रहे हैं तो वैसे ही हालत खराब हो गई। हमें थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना होगा, ठीक है बच्चों? तो अब मजे मजाक के टाइम खत्म हो गए, अब हमें थोड़ा सीरियस होकर और आगे मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लेके आना है। तो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, सिर्फ 3 क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ एनसीईआरटी के। ये तीनों क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने चाहिए कल, ठीक है? तो क्लास की बिगिनिंग में क्विकली इनको डिस्कस कर दूंगा और फिर मेरा मन है कि कल से मैं वेक्टर स्टार्ट कर दूँ। ओके, सी यू गाइस, टेक केयर।